नमस्कार। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। दोस्तों, पश्चिम बंगाल का जो चुनावी परिदृश्य था अभी तक मोटे तौर पर दो दलों के बीच जंग तक सीमित था। एक तरफ तृणमूल कांग्रेस थी, सत्तारूढ़ दल है, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है जिसने अपनी पूरी ताकत, पूरे साधन संसाधन, धन और जो भी एजेंसियां और सरकारी तंत्र उसके पास है, केंद्र सरकार के पास, सब उसने झोंक दिया है। तो दो जो प्रमुख दल अभी मैदान में दिख रहे थे और ऐसा लग रहा था इन्हीं दोनों के बीच मुकाबला है, कोई तीसरा मैदान में नहीं है। तो अब तीसरे मोर्चे ने अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में एक विशाल रैली करके, जिसमें इस गठबंधन का दावा है कि करीब 10 लाख लोग शामिल हुए हैं, उसने ये अपनी ताकत का प्रदर्शन भी कर दिया है कि उसको हल्के में न लिया जाए और वो भी सत्ता का एक दावेदार है। जमकर उन्होंने इस पूरे फ्रंट ने एक तरफ तृणमूल कांग्रेस को निशाने पर रखा, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर रखा। भारतीय जनता पार्टी पर ये आरोप लगाया कि वो पूरे पश्चिम बंगाल को हिंदू मुस्लिम में बांट रही है, पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स कर रही है और इससे जो बांग्ला आइडेंटिटी है उसको खतरा है और बांग्ला समाज विभाजित हो रहा है। दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस पर भी जोरदार अटैक किए गए, खासतौर पर उनके इतिहास को ध्यान में रखते हुए, अतीत को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि वो एनडीए की पार्ट रही है और जो इस पार्टी में इस गठबंधन के नेता हैं उनका कहना है कि चुनाव के बाद अगर ज़रूरत पड़ी तो ममता बनर्जी एक बार फिर से एनडीए के खाने में जा सकती हैं, झोली में जा सकती हैं। तो ये एक पूरा मैदान अब नए तरह से सज गया है, चुनावी मैदान पश्चिम बंगाल का, जिसमें एक तरफ तृणमूल कांग्रेस है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है और तीसरी तरफ ये तीसरा मोर्चा कह लीजिए, महागठबंधन, महाजोत कह लीजिए, वो तैयार खड़ा है। इस महागठबंधन में 8 पार्टियां शामिल हैं, जिसमें ज़्यादातर तो वामपंथी पार्टियां हैं, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी वगैरह वगैरह, और कांग्रेस है और एक तीसरी नई पार्टी इंडियन सेकुलर फ्रंट शामिल हुई है। इंडियन सेकुलर फ्रंट फुरफुरा शरीफ जो एक दरगाह है उसके एक नेता हैं पीरजादा अब्बास सिद्दीकी, उन्होंने ये खड़ी की है पार्टी और माना जाता है कि चूंकि इस फुरफुरा शरीफ की जो प्रभाव है वो पूरा बिहार और झारखंड के जो सीमांचल इलाके हैं उसमें अच्छा खासा है और जो मुस्लिम समाज है उस पर उसका प्रभाव है। तो ये इस प्रभाव के साथ इस गठबंधन से जुड़ा है और इसके दो फायदे होंगे। एक तो मुस्लिम मतदाताओं को एकजुट करने में मदद मिलेगी अपने पक्ष में, और दूसरी तरफ जो ओवैसी साहब हैं जो इस चुनाव में भी अपनी किस्मत आजमाने के लिए उतर पड़े हैं, वो भी बिहार की तरह यहाँ कुछ घोल खिलाना चाहते हैं, तो उनके प्रभाव को भी सीमित करना इस पार्टी का मकसद है और ये गठबंधन में आने से उसको ये फ़ायदा होगा। हालांकि इसका नुकसान भी होगा इस गठबंधन को, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी को ये मौका मिल गया है ये कहने का कि एक तरफ तो तृणमूल कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती है और दूसरी तरफ ISF जैसे संगठन को, पार्टी को अपने साथ लाकर ये जो थर्ड फ्रंट है या महागठबंधन है वो भी यही काम कर रहा है। लेकिन ये आरोप प्रत्यारोप अलग बात है, चुनावी गणित अलग तरह से काम करती है और ये मैसेज, हालांकि पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स का एक बड़ा हिस्सा है बीजेपी का कि मुस्लिम तुष्टीकरण को लेकर एक माहौल बनाया जाए और उससे जो भी सेकुलर पार्टी हैं उनकी जो प्रतिष्ठा है, उनकी जो विश्वसनीयता है, उसको संदिग्ध बनाकर मतदाताओं को अपनी तरफ खींचा जाए। तो इस कोशिश में वो कितना कामयाब होगी ये कहना मुश्किल है, लेकिन अगर आप वोटों के गणित के हिसाब से देखें तो ये जो तीसरे मोर्चे का एक साथ आना हुआ है जिसमें NCP और RJD जैसे दल भी शामिल हो चुके हैं, एक कहना चाहिए कि ठोस आधार उन्होंने बना लिया है। हालांकि कहने वाले कह सकते हैं कि कांग्रेस और वामपंथी दल तो 2016 में भी चुनाव मिलकर लड़े थे और उसमें क्या हुआ था, कांग्रेस को 44 सीटें मिली थीं, 33 सीटें मिली थीं CPM को, लेफ्ट फ्रंट को। तो अगर ये 77 सीटें उस समय भी जोड़कर मिली थी तो अब कौन सा फर्क पड़ेगा। बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि
इन पिछले 3-4 सालों में बीजेपी ने और भी अंदर अपनी घुसपैठ की है मतदाताओं में और अपने आधार को मजबूत किया है। लोकसभा इलेक्शन में उसकी सफलता के बारे का उदाहरण दिया जाता है, जिसमें उसने 18 सीटें जीत ली थी और जो कांग्रेस है उसको 2 मिली थी और लेफ्ट पार्टियों को बड़ा शून्य मिला था। तो हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव को मानदंड नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि उस चुनाव में राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हावी होते हैं और केंद्र में कौन सरकार बनाएगा, किसकी संभावना है, वो देखकर वोट करते हैं मतदाता। फिर ये भी देखते हैं कि लेफ्ट फ्रंट की कोई हैसियत नहीं है राष्ट्रीय राजनीति में उस तरह से। तृणमूल कांग्रेस को भी इसीलिए नुकसान हुआ क्योंकि वो भी केंद्र में सरकार बनाने की हैसियत नहीं रखती है, इसलिए उसको 22 सीटें मिली थी, 18 सीटें इसको। कांग्रेस 2 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। अब स्थिति ये है कि इस चुनाव में अगर ये तीन हिस्से मान लें अगर आप, कि एक तरफ लेफ्ट फ्रंट है, दूसरी तरफ कांग्रेस है और तीसरी तरफ आईएसएफ है, इन तीनों का अगर जनाधार एक साथ मिलता है तो ये पूरे बंगाल के चुनावी परिदृश्य को बदलने की स्थिति में आ जाता है। ये किसी एक पार्टी के लिए केक वॉक नहीं रह जाती है कि कोई एक पार्टी स्वीप कर जाएगी, ऐसी स्थितियां अब नहीं रह जाती हैं। तृणमूल कांग्रेस से जो मतदाताओं का मोह भंग हुआ है, उसके चाहे वो करप्शन के मामले हों, चाहे उसके प्रदर्शन का मामला हो, ये या फिर व्यक्तिवादी पार्टी होने का मामला हो, या फिर बीजेपी के द्वारा उस पार्टी में तोड़ फोड़ करके अपने साथ ले आने का मामला हो, उस सब से जो स्थिति बनी है उसमें उसका फ़ायदा एक तरह से मिल सकता है इस फ्रंट को, क्योंकि जो मतदाता बीजेपी को पसंद नहीं करते हैं, जो मतदाता तृणमूल कांग्रेस से दुखी हैं लेकिन तीसरा विकल्प चाहते हैं, उनके लिए ये तीसरा विकल्प हाजिर है। दूसरी बात यह है कि 2019 में लेफ्ट फ्रंट का बहुत सारा वोट बीजेपी को चला गया था क्योंकि वो तृणमूल कांग्रेस को पसंद नहीं करते थे। अब स्थितियां फिर बदल सकती हैं, वो जो वोट है वो वापस लौट सकता है, ऐसी उम्मीद ये महागठबंधन के और वामपंथी दल कर रहे हैं, क्योंकि अब वो इस स्थिति में है कि अगर किंग ना बन पाए तो किंग मेकर वाली स्थिति में आ सकते हैं। देखिए 77 सीटें पिछली बार मिली थी, अगर इस बार ये गठबंधन अपनी सीटों में 30 से 40 सीटों का भी इजाफा कर लेगा तो खेल खुल जाता है। क्योंकि अगर पश्चिम बंगाल में त्रिशंकु की स्थिति बनी, त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति बनी, तो उसमें फिर जाहिर है कि ये महागठबंधन एक बड़ी भूमिका निभा सकता है। हो सकता है तृणमूल कांग्रेस को उसकी ज़रूरत पड़ जाए, बीजेपी का नुकसान होगा, इस फ्रंट के जितना ज़्यादा सीटें लेगा वो बीजेपी का नुकसान होगा, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस से दुखी नाराज़ मतदाता बीजेपी के पास जाने के बजाय इस फ्रंट की तरफ आ सकते हैं। तो स्थितियां एकदम से बदलती हैं। हालांकि मीडिया में और जो विश्लेषक हैं वो मोटे तौर पर इस फ्रंट को इग्नोर करते रहे हैं। कारण भी आप सब जानते हैं कि गोदी मीडिया तो एक तरह से प्रचार तंत्र में तब्दील हो गया है बीजेपी का, तो उसी की बल्ले बल्ले कर रहा है और वो तो ये तक कहने पर आमादा है कि बीजेपी सरकार बनाने जा रही है या सरकार बनाने के करीब पहुंच रही है या बहुत ज़्यादा सफलता वो हासिल कर रही है। लेकिन ये कुछ चीज़ें पॉजिटिव हैं इस फ्रंट के साथ, जो थर्ड फ्रंट है उसके साथ कुछ निगेटिव बातें भी जुड़ी हुई हैं। मसलन एक तो ये है कि चुनाव प्रचार बहुत देर से शुरू हो रहा है इस गठबंधन का। ऐन वक्त पर जब चुनाव की घोषणा हो गई है तब हम देख रहे हैं कि एक महारैली के जरिए, एक बड़ी रैली के जरिए वो मैदान में उतरकर अपनी जोर आजमाइश शुरू कर रहा है, जबकि जो बीजेपी है पिछले 3 साल से लगातार भिड़ी हुई है। टीएमसी ने भी पिछले साल 1.5 साल से लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन जो महागठबंधन है वो अभी तक भी सीटों का ठीक बंटवारा नहीं कर पाया है। इंडियन सेकुलर फ्रंट एक तरह से नाराज़गी भी जाहिर कर रहा है। अभी पीरजादा ने इस रैली में भी कहा कि हमें ज़्यादा सीटें चाहिए और संकेत में कहा, लेकिन उन्होंने कह दिया। तो सीटों को लेकर भी अभी उलझा हुआ है ये फ्रंट। तो इस वजह से
एक जो एकजुट और शक्तिशाली फ्रंट की तरह उसे खड़ा होना चाहिए मैदान में, वो नहीं दिख रहा है। कांग्रेस के बड़े नेता अभी तक पश्चिम बंगाल में नहीं पहुंचे हैं, जबकि मोदी 4-4 बार दौरे कर चुके हैं, अमित शाह 5-7 बार दौरे कर चुके हैं, जेपी नड्डा जा चुके हैं और तमाम उसके बड़े नेता वहीं पर डेरा डाले बैठे हुए हैं। तो एक तरफ बीजेपी की वो तैयारी है, दूसरी तरफ तृणमूल की भी तैयारी ज़बरदस्त है क्योंकि वो सत्ता में है। लेकिन जो तीसरा फ्रंट है या महागठबंधन है, उसने अभी तक वैसी तैयारियां नहीं की हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। इसमें एक अवसर थर्ड फ्रंट के लिए भी खुल गया है, महागठबंधन के लिए भी खुला हुआ है, क्योंकि जब त्रिकोणीय संघर्ष होता है तो उसमें सीटों का जो बंटवारा है वो एक नए तरीके से होता है। हम 2 और 2 4 मिलाकर 2 और 2 मिलाकर 4 हमेशा नहीं होता है। हम उत्तर प्रदेश की राजनीति में देखते हैं कि कैसे बहुजन समाज पार्टी के पास केवल 20% वोट होता है और उसके दम पर वो बहुमत हासिल करके सरकार बना लेती है, या मुलायम सिंह की पार्टी को लीजिए, 27% वोट के ज़रिए समाजवादी पार्टी अपनी सरकार बना लेती है, बहुमत के साथ सरकार बना लेती है। तो जब त्रिकोणीय मुकाबला होता है तो उसमें 2-2, 3-3% वोट से बहुत सारी सीटों का फैसला हो जाता है। और इसलिए अगर ये महागठबंधन ठीक ढंग से अपने पत्ते खेलता है, ठीक ढंग से उम्मीदवार खड़े करता है और कैंपेन को दम के साथ चलाता है, तो निश्चित मानिए कि जो पश्चिम बंगाल के चुनाव के नतीजे होंगे वो ओपिनियन पोल से अलग हो सकते हैं। वो जो विश्लेषक दावा कर रहे हैं या देख रहे हैं उससे भी कहीं फर्क वाली स्थिति निर्मित हो सकती है और एक अवसर थर्ड फ्रंट के सामने, महागठबंधन के सामने उपस्थित हो सकता है, जहां वो किंग भी हो सकता है और किंग मेकर वाली स्थिति में भी आ सकता है। डिपेंड करता है कि तृणमूल कांग्रेस को कितना नुकसान हो रहा है और तृणमूल कांग्रेस को जो नुकसान हो रहा है उससे थर्ड फ्रंट को कितना लाभ पहुंच रहा है, क्योंकि उसका नुकसान इसका लाभ होगा। ये लाभ अगर बीजेपी की तरफ गया तो फिर बीजेपी आगे निकल सकती है। हालांकि बीजेपी के बारे में ये माना जा रहा है कि वो सरकार बनाने की स्थिति में नहीं आने जा रही। बेशक उसकी सीटों में कुछ इजाफा हो सकता है, लेकिन चूंकि ये पार्टी शोर बहुत मचाती है, हल्ला बहुत करती है मीडिया के ज़रिए और अपने नेताओं के ज़रिए और अपनी बयानबाजियों से, इसलिए ऐसा लगता है कि बीजेपी छा गई है। ऐसा है नहीं। मतदाताओं में दूसरे तरह से भी केवल शोर के बल पर नहीं, बल्कि जो पुराने संबंध है, पुराने अनुभव हैं, उनके आधार पर भी मतदाता वोट करते हैं। और इसे लोकसभा के इलेक्शन से तो बिल्कुल भी उस नज़रिए से देखना ठीक नहीं होगा। 2016 के इलेक्शन को देखा जाए तो एक संभावना के रूप में थर्ड फ्रंट आ चुका है। तो दोस्तों, ये थी आज की रिपोर्ट। उम्मीद है कि आप इसे पसंद करेंगे, लाइक करेंगे और बड़े पैमाने पर शेयर करेंगे। आप मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।